हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए प्रोपेंसिटी टू सेविंग, जिसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड सेकंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि प्रोपेंसिटी टू सेविंग का मतलब क्या है। प्रोपेंसिटी टू सेविंग की दो डेफिनेशंस हैं। आप इन डेफिनेशंस में से कोई भी एक डेफिनेशन को याद कर सकते हो पेपर में लिखने के लिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, इट मे बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल शोइंग अमाउंट दैट विल बी सेव्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग जब ए पर्सन सेविंग करता है तो उसी को हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं। अगर आपको डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट सेविंग गिवन होगी तो इस पूरे शेड्यूल को हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहेंगे। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। यहाँ पर सिंपली आपको याद रखना है कि इनकम के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो अपनी सेविंग करता है उसी को हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं। इसके अलावा इसकी एक और डेफिनेशन है जिसको भी आप याद रख सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ डिजायर टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पर भी इस डेफिनेशन का मतलब वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन सेविंग करता है, सेविंग करने की डिजायर रखता है, तो उसी को हम प्रोपेंसिटी टू सेविंग कहते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग उसकी सेविंग गिवन है, तो इस पूरे शेड्यूल को हम क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेविंग। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेविंग। प्रोपेंसिटी टू सेविंग के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे शॉर्ट में हम एपीएस लिखते हैं, एंड सेकंड इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे शॉर्ट में हम एमपीएस लिखते हैं। इन दोनों के बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और इनकी मीनिंग क्या है। इन दोनों टर्म्स के बारे में हमने कंजम्पशन में भी सीखा था। यहाँ पर कंजम्पशन की जस्ट अपोजिट ही हम सेविंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देख रखा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में गिवन है, अब उनको देखिए और उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम इसके अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इट इज अ रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि जब आप टोटल सेविंग को टोटल इनकम से डिवाइड करेंगे तो आपका एक रेशियो आएगा। उसी रेशियो को या उसी आंसर को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इसको आप डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। हर लेवल ऑफ इनकम पर कैलकुलेट करने का तरीका यही होगा कि आप टोटल सेविंग को टोटल इनकम से डिवाइड करें, उससे जो आंसर आएगा उसी को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इसी डेफिनेशन से एपीएस का फॉर्मूला बना है जिसकी हेल्प से आप एपीएस को कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज एस अपॉन वाई। यहाँ पर एस का मतलब सेविंग है और वाई का मतलब लेवल ऑफ इनकम। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को कैलकुलेट करना हो तो आपको सिंपली सेविंग को इनकम से डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम इसका यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इसकी हेडिंग होगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव शेड्यूल। यहां पर हम एपीएस शेड्यूल की हेल्प से एपीएस को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये आपकी टेबल है, इसके फर्स्ट कॉलम में हम इनकम लिखते हैं जिसे वाई से डिनोट करते हैं। सेकंड कॉलम में हम सेविंग लिखेंगे जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में इनकम और सेविंग गिवन होगी तो इसकी हेल्प से आप एपीएस को कैलकुलेट कर सकते हो। एपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम। तो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वाले में आप निल लिखेंगे क्योंकि अगर आप 15 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये इनफिनाइट होता है, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं इसे, तो इसलिए आप फर्स्ट वाले में निल लिखेंगे। देन सेकंड है आपका इनकम 10 पर सेविंग -10। तो अगर आप -10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका एपीएस आएगा -1। इसी तरह नेक्स्ट 20 इनकम पर आपकी सेविंग -5 है। तो अगर आप -5 डिवाइड बाय 20 करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.25। देन नेक्स्ट इनकम 30 पर सेविंग 0 है, तो 0.30 करने से आपका आंसर 0 आएगा। एंड लास्ट में 5/40 डिवाइड करने से आपका आंसर +0.125 आएगा। इस तरह आप एपीएस को कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ इनकम के बेसिस पर एपीएस के कुछ बिहेवियर हैं जो आपको याद रखना है।
ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इनकम के बेसिस पर एपीएस की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है, एज इनकम इंक्रीजेस एपीएस ऑल्सो राइजेस। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है वैसे ही आपका एपीएस भी लगातार इंक्रीज होगा। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि इनकम आपकी 0, 10, 20, 30 और 40 होने से आपका जो एपीएस का आंसर है वो पहले -1 आया, उसके बाद वो -0.25 आया, फिर 0 आया एंड देन प्लस 0.125 आया। तो ये लगातार आपका इंक्रीज हो रहा है, माइनस से आपकी वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो रही है। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका एपीएस भी इंक्रीज होता है। ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन है, एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, इन अदर वर्ड्स व्हेन एपीसी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि एपीएस का आंसर आपका नेगेटिव आ सकता है। एपीएस का आंसर नेगेटिव तब आता है जब आपका कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से। यहाँ से हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर एपीसी का आंसर आपका मोर देन 1 आएगा तो एपीएस का आंसर आपका नेगेटिव आएगा। यहाँ पर एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन से है। अगर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन मोर देन 1 है तो सिचुएशन के अंदर एपीएस का आंसर विच मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का आंसर नेगेटिव आएगा। इसे आप टेबल में भी देख करके समझ सकते हैं। अगर आप टेबल में देखेंगे तो इनकम 0, 10, 20 पर आपका जो एपीएस है वो नॉट डिफाइंड -1 एंड -0.25 है। यहाँ पर 0, 10 एंड 20 की इनकम के अकॉर्डिंग आपका एपीएस जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इसी सिचुएशन को इस ऑब्जर्वेशन में डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम है तो आपका एपीएस का आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देन आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है, एपीएस कैन बी 0 व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम एट द ब्रेक इवन पॉइंट, इन अदर वर्ड्स व्हेन एपीसी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि एपीएस का आंसर आपका इक्वल टू 0 आ सकता है और ये तब आता है जब आपका कंजम्पशन और इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। जब कंजम्पशन और इनकम दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं कि इनकम 30 होने पर आपका सेविंग जो है 0 है, मतलब आपने इनकम 30 जो थी उस पर आपने कंजम्पशन भी 30 कर लिया और इस वजह से आपकी सेविंग 0 हो गई। और अगर आप 0 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका एपीएस का आंसर 0 आएगा। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है कि एपीएस का आंसर 0 हो सकता है जब कंजम्पशन इक्वल टू इनकम होता है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इसके अलावा आप इससे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अगर एपीसी का आंसर इक्वल टू 1 है, यानी अगर आप एपीसी को कैलकुलेट करोगे और उससे आपका आंसर इक्वल टू 1 आ रहा होगा तो सिचुएशन के अंदर एपीएस का आंसर इक्वल टू 0 आएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को आपको याद रखना है। देन आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन है, एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1 बिकॉज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम। इसका मतलब है कि एपीएस का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, इवन इनकम के इक्वल भी नहीं हो सकती। आपकी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी जहां पर आपकी सेविंग इनकम से ज्यादा हो या सेविंग इनकम के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपये अर्न करते हो तो आप 100 के 100 सेव नहीं कर सकते, आप उसका कुछ ना कुछ पार्ट कंजम्पशन करोगे ही। और इसके अलावा अगर आपकी इनकम 100 है और आप सेविंग 110 कर लें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन का ओवरऑल मतलब यही है कि आपका सेविंग जो है वो कभी भी इनकम से ज़्यादा या इनकम के इक्वल नहीं हो सकता और इसी की वजह से एपीएस का आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। इसे आप शेड्यूल में भी देख सकते हैं कि सभी लेवल ऑफ इनकम पर आपका एपीएस का आंसर किसी भी सिचुएशन के अंदर 1 नहीं आया है। इनकम 10 पर आपकी सेविंग -10 है, इस वजह से आंसर -1 आया है। इस टेबल के अंदर एपीएस का आंसर +1 नहीं है। यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है। तो इस ऑब्जर्वेशन को आपको अच्छे से याद रखना है कि एपीएस का आंसर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम के इक्वल नहीं हो सकती या सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये आपकी टोटल 4 ऑब्जर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है। और इस तरह आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कंप्लीट होता है। आपको इसे अच्छे से याद रखना है और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसे शॉर्ट में हम एमपीएस लिखते हैं। इसका मीनिंग है
The ratio of change in saving to change in income is called MPS. It is also known as slope of saving curve. इसका मतलब है कि जब आप चेंज इन सेविंग को चेंज इन इनकम से डिवाइड करते हो तो उससे जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होती है, जो आपका आंसर आता है, उसी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं और इसी को हम स्लोप ऑफ सेविंग का भी कहते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है कि अगर आप चेंज इन सेविंग को चेंज इन इनकम से डिवाइड करोगे तो उससे जो वैल्यू आएगी उसी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, जिस शॉर्ट में हम MPS कहते हैं और जिसका दूसरा नाम है स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। इसी डेफिनेशन से MPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाएं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन MPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, जहां पर MPS का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी आप MPS को कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही होगा, कभी भी वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर डेल्टा S का मतलब है चेंज इन सेविंग एंड डेल्टा Y का मतलब है चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इससे रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव शेड्यूल, जिसे हम MPS शेड्यूल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम इस टेबल के अंदर MPS को कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपके फर्स्ट कॉलम में आपको इनकम गिवन है जिसे हम Y से डिनोट करते हैं और आपके सेकंड कॉलम में आपको सेविंग गिवन है जिसे हम S से डिनोट करते हैं। नाउ इन दोनों कॉलम की हेल्प से हम MPS को कैलकुलेट करेंगे। MPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा था, जिसके अंदर हमने देखा कि अगर आप डेल्टा S को डेल्टा Y से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा उसी को हम MPS कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेल्टा Y कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा Y का सिंपली मतलब चेंज इन इनकम है। तो अगर आप इनकम कॉलम में देखें तो आपकी इनकम लगातार 10 से इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपका डेल्टा Y 10 आएगा सभी लेवल ऑफ इनकम पर। तो आप फर्स्ट वाले में निल लिखेंगे एंड देन सभी में 10 लिखेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि चेंज इन Y के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट निल रहता है, क्योंकि चेंज कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आप नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम से स्टार्ट करेंगे। कि अगर आपको 0 और 10 गिवन है तो आप 0 से 10 के अंदर डिफरेंस देखेंगे एंड देन आप चेंज इन Y लिखेंगे। इसी तरह हम डेल्टा S को भी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा S का मतलब है चेंज इन सेविंग। तो आप देख सकते हैं सेविंग कॉलम के अंदर कि आपका सेविंग जो है लगातार 5 से इंक्रीज हो रहा है, इसलिए फर्स्ट आपका निल रहेगा एंड रिमेनिंग के अंदर आपका चेंज इन S 5 आएगा। इस तरह आपका डेल्टा Y और डेल्टा S कंप्लीट हो चुका है। नाउ आप MPS को कैलकुलेट कर सकते हो। MPS को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, जिसका मतलब है कि अगर आप चेंज इन S को चेंज इन Y से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर MPS आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में तो निल रहेगा, देन सेकंड वाले में आप 5 अपॉन 10 करेंगे तो आपका आंसर 0.5 आएगा। सेकंड वाले में भी यही आएगा, थर्ड में भी यही आएगा और फोर्थ में भी यही आएगा। यहाँ पर इनका आंसर सभी पे सेम आ रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि आपकी इनकम लगातार 10 से बढ़ रही है और आपकी सेविंग भी लगातार 5 से बढ़ रही है। इसी वजह से आपका जो आंसर है वो सभी लेवल ऑफ इनकम पर सेम आया है, विच इज 0.5। नाउ इस तरह तो आप MPS को कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनकम के बेसिस पर MPS की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि इनकम के बेसिस पर MPS की क्या ऑब्जर्वेशन उन्हें डिस्क्राइब करें। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है द वैल्यू ऑफ MPS ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इसका मतलब है कि MPS का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। सेम चीज़ आपकी MPC के लिए भी दी। MPC का भी आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है और MPS का आंसर भी 0 से 1 के बीच में ही आता है। तो यहाँ पर आप इन दोनों में याद रख सकते हो कि अगर आप MPC कैलकुलेट करो चाहे MPS कैलकुलेट करो, आपका दोनों में आंसर 0 से 1 के बीच में आएगा। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन है इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन MPS इज इक्वल टू 1। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अगर आपकी एडिशनल इनकम पूरी तरह सेव कर ली जाए तो इस सिचुएशन के अंदर आपका MPS का आंसर इक्वल टू 1 आएगा। जैसा कि आप टेबल में देखेंगे तो आपको डेल्टा Y 10 गिवन है और डेल्टा S 5 गिवन है। ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा S और डेल्टा Y दोनों सेम हो, यानी आपकी सेविंग भी 10 हो और आपकी एडिशनल इनकम भी 10 हो, तो सिचुएशन के अंदर आपका MPS का आंसर इक्वल टू 1 आएगा। जो ट्रू भी है कि अगर आपकी इनकम 10 होगी और सेविंग भी 10 होगी तो आप 10 अपॉन 10 डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यही है। देन आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन है इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन MPS इज इक्वल टू 0। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि अगर आप पूरी एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लोगे
तो यहाँ पर एमपीएस का आंसर इक्वल टू 0 आएगा। इसको भी समझने के लिए आप टेबल में देख सकते हैं कि आपका चेंज इन इनकम 1010 है और चेंज इन सेविंग 55 है। तो यहाँ पर अगर आपकी सेविंग 0 हो जाए तो सिचुएशन के अंदर 0/10 करने से आपका आंसर एमपीएस का 0 आएगा। इस ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि अगर आप पूरी एडिशनल इनकम को कंज्यूम कर लेते हो तो एमपीएस का आंसर इक्वल टू 0 आएगा। और इस तरह आपकी 3 ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट होती हैं ऑफ एमपीएस। इन ऑब्जर्वेशन को आपको अच्छे से याद रखना है और अगर इनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक नोट है जो आपको याद रखना है, विच इज एस फंक्शन और एमपीएस इज ऑल्सो नोन एज लीनियर सेविंग फंक्शन। इसका मतलब है कि जो आपका सेविंग फंक्शन था विच इज -c बार प्लस 1 - by और एमपीएस विच इज चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, इसको हम लीनियर सेविंग फंक्शन भी कहते हैं। तो ये इसका दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 के अंदर हम रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में डिस्कस करेंगे एंड भी डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। इसका मतलब है कि हम कंजम्पशन फंक्शन का यूज करके सेविंग फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आप कंजम्पशन कर्व का यूज करके सेविंग कर्व को बनाना सीखेंगे। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम पार्ट नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।